हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपी टेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी टेट का जो हमारा लास्ट वीडियो था, हमने उसमें कई सारे टॉपिक कवर किए थे, जिसमें जो मुख्य टॉपिक था वो था आपका बाल विकास का अर्थ हमने जाना था। बाल विकास के क्षेत्र, आवश्यकता एवं महत्व जाने थे। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं हमने उनके बारे में बात की। और हमने जाना कि बाल विकास की अवस्थाओं को हमने दो भागों में बांट रखा है। जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी: बीजीय अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था। और उसके बाद हमने पढ़ा था जन्म के बाद की अवस्थाएं, जिसमें हमने शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था की छोटे छोटे में बात कर ली थी। उसके बाद हमने गर्भकालीन अवस्था के बारे में हमने जाना। और फिर जो बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो तीन ही होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमने शैशवावस्था के बारे में बात कर ली थी। हमने जाना था कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, कौन सी अवस्था है, उसकी परिभाषाएं जो मुख्य रूप से दी गई हैं उसे हमने पढ़ा था। शैशवावस्था की विशेषताएं हमने जानी थी। उसके बाद हमने शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का, कि जन्म के समय कितने किलो का होगा और मस्तिष्क का भार कितना होगा, धड़कन की गति कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जानी थी। फिर शैशवावस्था में मानसिक विकास हमने जाना कि 5-6 वर्ष तक कितने % मस्तिष्क का विकास हो जाता है, किस माह में वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, किस माह में पड़ी हुई वस्तुओं को उठाने लगता है। उसके बाद हमने बात की थी शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। हमने जाना था कि जन्म के समय उनके पास कौन से संवेग होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी बात की। उसके बाद हमने शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में जाना कि कैसे सामाजिक विकास होता है, 3 वर्ष तक बालक जो है वो कैसे रहता है, ये सारी बात की। उसके बाद हमने बात की थी शैशवावस्था में भाषा विकास का, कि भाषा विकास कैसे होता है, कि बच्चा जो जन्म के समय रोता है क्या वो उसकी पहली भाषा है, तो हमने ये भी जाना था। साथ ही साथ हमने भाषा विकास का क्रम जाना कि सुबोपली होता है भाषा का क्रम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही क्रम में भाषा विकास होता है किसी भी बच्चे का। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स थे हमने उनके बारे में बात की कि अगर कोई भी की पॉइंट आता है तो हम समझ जाएं कि ये किससे जुड़ा होगा, शैशवावस्था से जुड़ा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की जो हमारी दूसरी अवस्था है, बाल्यावस्था। इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। कितना होता है? तो 6 से 12 वर्ष। लेकिन अगर इसे हम दो भागों में बांटेंगे तो ये दो भागों में बढ़ता है। पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसका टाइम पीरियड है आपका 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा बाल्यावस्था की ही बात करने वाले, उन्हें डिवाइड नहीं किया हमने। तो सीधा सीधा 6 से 12 वर्ष आपको टाइम याद रखना है। अगर ऑप्शन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना है, तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो 6 से 12 वर्ष तक देखने को मिलेगा या 2 से 12 वर्ष या 2 से 6 वर्ष, जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है, इसलिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन ऑप्शन आपको एक ही देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो यह जन्म के बाद दूसरी अवस्था है। यह व्यक्ति के जीवन में निर्माणकारी अवस्था मानी जाती है। इस अवधि में बच्चे में जो आदतें और गुण विकसित होते हैं उनमें आगे जाकर परिवर्तन करना कठिन होता है। यानी कि पहली अवस्था कौन थी? तो शैशवावस्था थी बाल विकास की। ये दूसरी अवस्था, यानी कि शैशवावस्था के बाद दूसरी जो अवस्था आएगी वो होगी बाल्यावस्था। और इस अवस्था में होता क्या है? तो यह व्यक्ति के जीवन में निर्माणकारी अवस्था मानी जाती है। माना जाता है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने जीवन का निर्माण करता है। अगर इस अवस्था में आपने बच्चे को कंट्रोल कर लिया आपने, या जो भी बच्चा है वो कंट्रोल रहा, तो वो आगे जाकर सफलता अच्छे से पा सकता है। ये कहा जाता है कि ये जीवन में निर्माणकारी अवस्था है। यानी कि इस अवधि में बच्चे में जो आदतें और गुण विकसित होते हैं उनमें आगे चलकर परिवर्तन करना मुश्किल होता है। अगर इस बच्चे में लड़का सिगरेट पीना शुरू कर दे या कोई गलत आदत पकड़ ले तो बहुत ही मुश्किल है कि आगे जाके वो आदत को छुड़वा पाएगा। तो जो भी आदतें बनती हैं वो इसी एज में बनती हैं। किस एज में बनती हैं? तो बाल्यावस्था में। इसीलिए कहा गया कि इस अवधि में बच्चे में जो आदतें और गुण विकसित होते हैं उनमें आगे चलकर परिवर्तन करना कठिन होता है। जैसे सुबह उठकर पूजा पाठ करना, अगर ये आदत पड़ गई बच्चे की तो ये आदत बहुत टाइम तक बनी रहेगी, या कहो हमेशा बनी रहे। या उसने गलत आदत कोई पकड़ ली कि वो सुबह सुबह निकल जा रहा है, दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लग गया या कुछ करने लग गया, तो फिर वो आदत नहीं छूटती। तो इसीलिए इस जो अवस्था है इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है जीवन के निर्माण के लिए। इतना कंफर्म हो गया। अब इसकी कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो कॉल एवं ब्रुश ने दी है। नाम याद रखना। कॉल एवं ब्रुश ने क्या कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा काल है?
तो जीवन का अनोखा काल है। अनूठा भी लिखा हो सकता है, अनोखा की जगह अनूठा आ जाएगा। तो बाल्यावस्था जीवन का अनूठा काल है या बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा? तो कॉल एवं ब्रुस ने कहा। ठीक है, तो कॉल से कॉलगेट एवं ब्रुस समझ लेना आप लोग। तो ऐसे करके कुछ लिंक बना के आप इसे याद कर सकते हैं कि अगर हम कोलगेट करेंगे तो हमारे जो दांत है वो अनोखे हो जाएंगे, हमारा जीवन अनोखा हो जाएगा या अनूठा हो जाएगा। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि कॉलगेट एवं ब्रुस ने क्या कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है या अनूठा काल है। ठीक है, तो ये कॉल एवं ब्रुस की होगी डेफिनेशन। रॉस ने क्या कहा? रॉस ने कहा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो रॉस ने क्या कहा कि बाल्यावस्था को क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। देखिए, मिथ्या का मतलब और परिपक्वता का मतलब आप समझते हैं कि मैच्योरिटी की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि बच्चे को इस एज में लगता है कि वो मैच्योर हो गया है, लेकिन वो मैच्योर हुआ नहीं होता है। उसे लगता है कि वो सारे डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन वो सारे डिसीजन अभी भी खुद नहीं ले सकता। तो इसीलिए बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसने? रॉस ने। कि बच्चे को लगेगा कि वो मैच्योर हो गया, वो सारे डिसीजन अपने खुद ले लेगा कि नहीं मुझे खेलने जाना है तो खेलने ही जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना है तो घूमना है। तो उसे लगता है कि वो सारे डिसीजन सही ले रहा है, लेकिन वो परिपक्व नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ। तो ये रॉस का कहना था कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो किलपैट्रिक ने दी। तो किलपैट्रिक की डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। यानी कि जो किलपैट्रिक थे, तो देखिए किल से याद रख सकते हैं, किल मतलब होता है मारना। तो इससे याद रखना कि इन्होंने लड़ाई वड़ाई की बात करी कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि बच्चे अच्छी चीज़ें तो इसमें सीखता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना भी विकसित हो जाती है। प्रतियोगिता मतलब अपने जो दोस्त होगा उससे अपनी कंपटीशन करने लग जाएगा, पड़ोसी में कोई बच्चा होगा उससे कंपटीशन करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें भी किसमें देखने को मिलती हैं? तो बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं कि बच्चा दोस्त तो बनाता है, खूब अच्छे दोस्त भी बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें कंपटीशन की भावना भी होती है। तो ये किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। याद कर लेना, जो भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं इन्हें, इनसे आप याद कर सकते हैं, इन्हें की पॉइंट मान के इसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा बाल्यावस्था के बारे में? तो इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था भी कहते हैं। तो सिगमंड फ्राइड जो दिमाग से फ्राई कर देते हैं हर चीज़ को, इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था भी कहते हैं। यहाँ पर प्रसुप्तावस्था का मतलब होता है कामुक भावनाएं, यानी कि बच्चा इसमें कामुक भावनाएं छोड़कर व्यक्तित्व के विकास एवं सामाजिक संबंध बनाने पर ध्यान देता है। होता क्या है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें क्या करता है बच्चा कि वो छोटा होता है, कुछ भी छू रहा है, कुछ भी कोई भी चीज़ टच कर ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, तो उसके अंदर वो भावनाएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो बाल्यावस्था में क्या होता है कि काम की जो प्रसुप्तावस्था इसलिए कहा गया कि इसमें ये आदतें कम हो जाती हैं और बच्चा जो है सारा ध्यान किस में लगाता है? तो अपने शैक्षिक विकास में या अपने व्यक्तित्व के विकास में लगाता है या सामाजिक संबंध बनाने में लगाता है। ठीक है, वो फालतू की चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाता, खेल कूद करने लगता है, गेम्स खेलने लगेगा, क्रिकेट खेलने लगेगा, पूरे पूरे दिन क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उन पर ध्यान बच्चे का कम हो जाता है। इसलिए सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था भी कहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट जो है हमारी वो है ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। इन्होंने क्या कहा? तो ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी अवस्था नहीं है। इन्होंने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोई भी अवस्था नहीं है, यानी कि बच्चे को जो भी बनना है वो इसी अवस्था में वो बन जाएगा। अगर इस अवस्था में अपने अपने बच्चे को ध्यान दिया, उस पर फोकस किया, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर इस कहने की इस जो अवस्था है इसमें बच्चा अगर होशियार हो गया, उसकी अपने अच्छे से कोचिंग करी, उसे अच्छी जो है दिशा निर्देश दिए, शिक्षा दी अच्छी, तो इसमें अगर बच्चा अच्छा निकल गया तो वो आगे भी अच्छा निकल जाएगा। इसलिए ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी डेफिनेशन है सारी मैंने आपको करा दी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जो भी है जो हाईलाइट पॉइंट किए हैं उनसे आप इन अवस्थाओं को अच्छे से याद कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, इनके मनोवैज्ञानिक याद कर सकते हैं कि ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने शैक्षिक दृष्टिकोण की दृष्टि से बाल्यावस्था को बताया, सिगमंड फ्राइड ने काम की प्रसुप्तावस्था बताया बाल्यावस्था को, किलपैट्रिक ने कहा कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है बाल्यावस्था, रॉस ने कह दिया मिथ्या परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था, और कॉल एवं ब्रुस ने कह दिया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा या अनूठा काल है। तो याद कर लेंगे इस सारी चीज़ों को। अब हम बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम वो जान लेते हैं। तो पहला है कि जीवन का अनोखा काल, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, कॉल एवं ब्रुस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो ये एक विशेषता भी हो जाएगी। दूसरा है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, यानी कि इसी एज में जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू करता है, वो शैशवावस्था में स्कूल नहीं जाता, वो बाल्यावस्था में स्कूल जाना शुरू करता है। तो
अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्री स्कूल एज किस अवस्था को कहा जाता है तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, या प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तीसरा है मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था। मूर्त का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आपके सामने उपस्थित है, यानी कि आपके सामने कोई आदमी उपस्थित है या कोई किताब उपस्थित है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या चिंतन कहलाएगा, वो मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन कहलाएगा। मूर्त और प्रत्यक्ष दोनों का मतलब एक ही है कि जो चीज़ आपके सामने उपस्थित है आप उसके बारे में अगर चिंतन कर रहे हैं तो वो मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके सामने उपस्थित नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो कैसा चिंतन होगा, तो वो अमूर्त होगा या अप्रत्यक्ष चिंतन होगा। ठीक है, तो इसमें कहा कि जो बच्चे होते हैं वो मूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि बस खाली उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं जो उनके सामने उपस्थित है। जैसे कोई फूल मिल गया, कोई जानवर दिख गया, तो वो उसी के बारे में सोच पाएंगे जो उनके सामने स्थित है, इसलिए इसे मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं को संचित संग्रह करने की अवस्था, यानी कि इस एज में बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज जोड़ने की उनकी आदत होती है। कोई भी पत्थर मिल गए एक जैसे बहुत अच्छे दिख रहे हैं सफेद सफेद, तो उन्होंने क्या किया कि सारे पत्थरों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। पेंसिल वगैरह मिल गई स्कूल में पड़ी हुई, तो पेंसिल को कलेक्ट करने लग गए। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को कलेक्ट करने की उनकी आदत होती है, चाहे वो बुरी चीज़ें हो चाहे वो अच्छी चीज़ें हो। उन्हें नहीं पता कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी। अगर उन्हें वो अट्रैक्ट कर रही है तो वो क्या करेंगे, उसे कलेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो बहुत सारे टैटूज वगैरह आते थे, तो आप क्या करने लगे, टैटू वगैरह संचित कर लेते थे, स्टोर करते थे बहुत सारे। कई सारे कार्ड्स आते थे तो आप उन्हें स्टोर करते थे। तो ये जो आदतें होती है वो बाल्यावस्था में ही होती हैं। नेक्स्ट है टोली दल समूह की आयु। तो बाल्यावस्था को टोली दल और समूह की आयु भी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उसके दोस्त बनते हैं, वो अपने घर से बाहर निकलता है, उसके घर के आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वो उनके दोस्त बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक टोली बन जाती है, एक समूह बन जाता है। तो इसलिए बाल्यावस्था को टोली दल व समूह की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता का काल। ये तो हमने पढ़ ही लिया। और मिथ्या परिपक्वता की जगह छदम परिपक्वता भी लिखा आ सकता है। अगर मिथ्या परिपक्वता नहीं लिखा होगा तो छदम परिपक्वता लिखा होगा, यानी कि बच्चे को लगता है कि वो मैच्योर हो गया है लेकिन वो मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को मिथ्या परिपक्वता या छदम परिपक्वता का काल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि की गति कम हो जाती है, यानी कि शैशवावस्था की अपेक्षा क्या होता है, इसमें वृद्धि की जो गति होती है वो कम हो जाती है। शैशवावस्था में आपने देखा कि बहुत तेजी से गति होती है, बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है, कब बड़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता, बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। लेकिन इसमें जो वृद्धि की गति होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, चाहे वो मानसिक गति हो चाहे वो शारीरिक गति हो, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, यानी कि बाल्यावस्था में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। अगर इस एज में बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे आप तो वो आगे चलकर अच्छा इंसान बनेगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए बाल्यावस्था को सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास भी मतलब इसी एज में होता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चा इसमें पता नहीं होता, वो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन वो घूमने निकल जाता है। कभी निकल गया ग्राउंड में, पूरे दिन खेल रहा है मैच, संडे है तो पूरे दिन मैच खेल रहा है। मैं अपना ही पता है मुझे कि संडे अंडे पहले होता था छोटे पे, तो निकल जाते थे खेलने के लिए, फिर आते थे शाम को, फिर डर लगता था कि घर में मार पड़ेगी। तो यही होता है कि इस एज में बच्चों को नहीं पता होता है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो भ्रमण पे निकल जाते हैं। क्या पता दोस्त के साथ खेलते खेलते पूरा शाम होगी, ठीक है, फिर वो घर आ रहे हैं। तो ये उद्देश्य जो होता है, इसमें कोई मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता बच्चे का, अब वो भ्रमण पे निकल जाते हैं। तो ये जो भ्रमण की प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में ही देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था का हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था की। तो चाइल्डहुड में शारीरिक विकास कैसे होगा, बालकों की तुलना में बालिकाओं का भार अधिक तेजी से बढ़ता है, यानी कि जो लड़के होते हैं उनकी तुलना में जो लड़कियां होती हैं उनका जो वजन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता है इस एज में, बाल्यावस्था में। दूसरा है कि मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 35% हो जाता है, उसमें लगभग 23% था शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार है और ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर की तुलना में, और ये कितना हो जाता है तो 35% हो जाता है, यानी कि आपका कुल जितना वजन होगा उस एज में बच्चे का, उसका 35% तो उसकी मांसपेशियों का भार है। तीसरा पॉइंट है कि हृदय की जो धड़कन है वो 80 से 90 प्रति मिनट रहती है, यानी कि रहती अभी भी तेज है, जितनी अभी आपकी जैसे 70-72 रहती है, तो इस एज में भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे शैशवावस्था में 140 पर मिनट रह रही है, तो यहाँ पर हृदय की जो धड़कन है वो 80 से 90 प्रति मिनट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक सक्रियता या स्फूर्ति बढ़ने के कारण इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। इस एज में होता क्या, बच्चा एकदम खेलने निकलता है, उसे कोई ना कोई चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए, जैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया या बैडमिंटन में इंटरेस्ट आ गया या फुटबॉल में इंटरेस्ट आ गया, तो बच्चा क्या खेलेगा। तो इससे होता क्या कि जो शारीरिक सक्रियता है वो बढ़ती है, एक्टिवनेस बढ़ती है, तो इसके कारण इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि स्मार्ट एज किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास 95% तक हो जाता है। देखिए हमने शैशवावस्था में पढ़ा था कि 5-6 वर्ष तक जो बच्चे का मानसिक विकास है या मस्तिष्क का विकास है वो 90% तक हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था का जो अंत होता है यानी कि 10 से 12 वर्ष तक, तब तक मस्तिष्क का जो विकास है वो 95% तक हो जाता है, यानी कि 5% पूरी जिंदगी भर होता रहता है और 95% तक हमारा 10 वर्ष की एज में ही हो जाता है। तो ये आपके शारीरिक विकास था बाल्यावस्था में। अब हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है बाल्यावस्था की एज में। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है जिज्ञासा का विकास, यानी कि इस एज में बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसका विकास बहुत ज़्यादा होता है। होता कैसे है, वो बहुत सारे प्रश्न पूछेगा आपसे किसी भी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है। पूछेगा कि भैया ये गुब्बारा ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा है हवा में, उसका तो ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारे उसके प्रश्न बनते हैं। कोई भी चीज़ देख लेगा नई चीज़, उसके ऊपर आपसे कई सारे प्रश्न कर देगा। तो जिज्ञासा का विकास होता है इस एज में बच्चों में। दूसरा है कि 11 वर्ष तक तर्क निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था का जब अंत होने वाला होता है उस समय तक जो बच्चा होता है वो तर्क करने लगता है, हर चीज़ में निरीक्षण करने लगता है, चीज़ों को अच्छे से देखेगा गौर से कि ये कैसे हो रहा है। शक्ति का भी विकास हो जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या है कि तर्क निरीक्षण करने की जो शक्ति है उसका विकास हो जाता है इस एज तक, 11 वर्ष तक। वो चीज़ों को देखेगा, उसमें तर्क वितर्क करेगा, आपसे अच्छे से देखेगा उस चीज़ को, उससे रिलेटेड प्रश्न वगैरह आपसे पूछेगा। तो ये चीज़ें बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। तीसरा, स्मरण शक्ति का विकास। मेमोरी जो है उसकी अच्छी खासी हो जाती है, वो अच्छी खासी चीज़ों को याद रखने लगता है। पहले क्या होता है, एक बार लोगों को देखता था भूल जाता था, शैशवावस्था में चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर स्मरण शक्ति का विकास हो गया था। कई सारे शब्द भी वो याद रख लेगा, कई सारी बातें भी याद रख लेगा, कई सारे लोगों को भी याद रखने लगेगा। तो स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जीन पियाजे ने ये दिया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब हम जीन पियाजे की स्टेज देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की, तो उसी में एक जो चरण है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। इसके अनुसार क्या है, तो इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है इस एज में मूर्त चीज़ों को देखकर उसके बारे में चिंतन कर सकता है, ये कहना था जीन पियाजे का। और वो सिर्फ इसी एज में देखने को मिलता है बाल्यावस्था में, क्योंकि इससे जब ऊपर जाएगा वो किशोरावस्था में, तो वो ऐसी चीज़ों को भी देखकर उसके बारे में चिंतन कर सकता है जो उसके सामने उपस्थित नहीं है। अब मूर्त में क्या होता है कि जो चीज़ आपके सामने उपस्थित है उसके बारे में जब आप सोच रहे हैं या के ऊपर सवाल दिया गया आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये जीन पियाजे ने कहा था कि जो चीज़ सामने उपस्थित है तो उसके बारे में चिंतन कर सकता है बाल्यावस्था में बच्चा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है कि शब्द भंडार में वृद्धि, यानी कि 6 साल तक जब बच्चा होता है वो 2500 शब्द सीख जाता है। जब तक उसकी एज 12 वर्ष होती है तब तक वो 50,000 तक शब्द सीख जाता है। अब शब्द में आप सोचेंगे कैसे शब्द वो सीख जाता है, तो कई सारे शब्द, जैसे छोटा बच्चा होता है वो कितना ही बोल पाता है, पानी को मम मम बोल रहा होता है, ठीक है, कुछ शब्द अलग अलग करके बोल रहा होता है, लेकिन ज़्यादा शब्द नहीं सीखता। लेकिन जब तक वो 6 साल का होता है तो कम से कम 2500 वर्ड जो है वो सुन सुना के बोलने लग जाता है। और जब तक वो 12 वर्ष की एज में पहुँचता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि वो स्कूल वगैरह भी जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो लगभग 12 वर्ष की आयु तक उसे 50,000 शब्द जो है वो सीख जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन। वस्तु के रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है, यानी कि बच्चे को इसकी अवधारणा आ जाती है संरक्षण की। वो समझ जाता है कि अगर किसी वस्तु का रूप बदलता है फिर भी उसकी मात्रा समान रह सकती है। जैसे पानी को गिलास में रखें तो उसकी मात्रा जितनी है, अगर हम उसे कटोरे में भी डाल देते हैं तो मात्रा तो सेम ही रहेगी, बस उसका रूप बदल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो बच्चा समझ जाता है इस एज में, बाल्यावस्था की एज में, कि अगर हम क्या करें वस्तु का रूप बदल दें फिर भी उसकी मात्रा हम समान रहती है। रूप बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा उसकी समान ही रहेगी। तो ये कहना था, जैसे कि क्या कि पानी को क्या करें, एक पतले से लंबे गिलास में रखें या एक चौड़े से छोटे गिलास में रखें, तो वो समझ जाएगा कि दोनों में पानी बराबर ही है। ठीक है, इस एज में ये बच्चा समझ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्क्रमणीयता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा यह समझने लगता है कि बर्फ से पानी और पानी से बर्फ दोबारा बन सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक स्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी, जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट सकता है रिवर्सिबिलिटी में। और बच्चा ये चीज़ समझने लगता है कि अगर बर्फ से पानी बना है तो पानी से बर्फ दोबारा बन सकती है। तो ठीक है, रिवर्सिबिलिटी की जो अवधारणा है वो भी बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर आ जाती है। तो हमने जो बाल्यावस्था है उसमें मानसिक विकास देख लिया। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का, कि सामाजिक विकास जो बाल्यावस्था में वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इसे गैंग एज कहते हैं। क्यों गैंग एज कहते हैं? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो एक तरीके से गैंग बना लेता है, अपने दोस्तों के साथ टोली में रहेगा, समूह में रहने लग जाएगा, नए नए दोस्त बनेंगे उसके। तो विद्यालय में भी वो अकेले नहीं घूमता, उसके 2-4 दोस्त बन जाते हैं। आपने देखा होगा इस एज में वो उन्हीं के साथ घूमते, कहीं भी जाना होगा तो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो इसलिए इस एज को गैंग एज कहा गया है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सहयोग, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, अनुशासन जैसी भावना का विकास। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है कि बच्चा एक दूसरे का सहयोग करने लगता है, हेल्प लेने लगेगा, अपने दोस्तों की हेल्प करने लगेगा, सहनशील थोड़ा बन जाता है, हर बात पर रोने नहीं लगता, हर बात को कुछ कहने नहीं लगता। ठीक है, सहनशील भी बन जाता है इस एज में बच्चा, खुद पर नियंत्रण रखता है, इसलिए लिखा है आत्मनियंत्रण, कि खुद पे भी नियंत्रण रखने लगा, हर चीज़ के लिए रोएगा नहीं, अनुशासन भी उसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसी भावनाओं का विकास किसमें देखने को मिलता है? तो बाल्यावस्था में आ जाता है, ऐसी भावनाओं का विकास हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि लिंग विभेदीकरण। तो लिंग विभेदीकरण तथा समलिंगी समूह में रहना, इसमें होता क्या है लिंग विभेदीकरण में, कि बच्चा जो होगा वो सेम जो लिंग वाले हैं, सेम जेंडर वाले हैं, उन्हीं के साथ रहेगा। जैसे लड़का लड़कों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगा, ना कि लड़का लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ। तो इस एज में क्या होता है कि लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं और लड़का लड़कों के साथ। और जो विषम लिंगी होते हैं उन्हें पसंद भी नहीं करते। जैसे लड़का इस एज में क्या करेगा, लड़कियों से थोड़ा सा चिढ़ेगा, ठीक है, पसंद कम करेगा। लड़की जो होगी वो लड़कों को कम पसंद करेगी इस एज में। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें पीर ग्रुप, यानी कि समवयस्क समूह में रहना। तो समवयस्क मतलब अपने बराबर के लोगों के साथ रहने, वो बाल्यावस्था में देखा जाता है। और लड़का लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा, तो ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेना कि गैंग एज कहते हैं बाल्यावस्था को। सहयोग, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण और अनुशासन जैसी भावना का विकास हो जाता है। लिंग विभेदीकरण देखने को मिलेगा कि क्या करेगा बच्चा, लड़कियों को पसंद कम करेगा और लड़कियां जो होंगी वो लड़कों को कम पसंद करेंगी। समलिंगी समूह में रहेंगे, मतलब कि लड़का लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करेंगी। फिर फोर्थ पॉइंट है कि पीर ग्रुप, यानी कि समवयस्क समूह में रहना, अपने बराबर के बच्चों के साथ रहना ज़्यादा हम पसंद करेंगे। तो ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास हो गया। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है बाल्यावस्था में। तो देखिए पहला क्या है कि संवेगों पर नियंत्रण। इस एज में जब बच्चा होता है वो अपने संवेग यानी कि अपने इमोशंस पे क्या करता है, कंट्रोल करने लगता है। कंट्रोल कैसे, उसे बेइज्जती लगने लगती है। जैसे क्लास में टीचर ने डांट लिया, अब उसका रोने का मन तो कर रहा है लेकिन वो रोएगा नहीं, उसे लगेगा लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, सबके सामने रो देंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। तो वो क्या करने लगा कि अपने आप पे कंट्रोल करने लगा, अपने इमोशंस पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि अपने संवेगों पर बच्चा जो है वो नियंत्रण करने लगता है। दूसरा है संवेगों में शिष्टता। इसका मतलब क्या हुआ, तो क्रोध, भय जैसे जो नकारात्मक संवेग हैं को सीधे प्रकट करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है। ठीक है, तो संवेगों में शिष्टता क्या है कि वो सीधे सीधे नहीं दिखाएगा कि वो आपसे गुस्सा है, आपने से लड़ने लग जाए, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाए, तो वो ऐसा नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाएगा उस चीज़ को, कि आपसे बात नहीं करेगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा। ठीक है, या कहीं चला जाएगा, मतलब आपके सामने नहीं आ रहा है सामने, तो आपको देख रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो अपने अलग तरीके से क्या करेगा, अपने संवेगों को दिखाएगा। वो सीधे सीधे नकारात्मक संवेगों को सीधे प्रकट नहीं करेगा कि आपसे लड़ने लग जाए, ठीक है, हाथापाई करने लग जाए, तो ये सब नहीं करेगा। वो मुंह फुला लेगा या आपसे बात नहीं करेगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि बच्चा गुस्सा है आपसे। तीसरा है भय में कमी। इस एज में जो बच्चा है वो थोड़ा, उसका जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे छोटे पे बच्चा शैशवावस्था तक क्या होगा कि आप उसे डराएंगे तो वो बहुत डर जाएगा, कुछ भी करेंगे वो डर जाएगा। या आपने मान लिया भूत ऊत की कहानी सुना दी है, कुछ भी करती है तो वो डर जाएगा। लेकिन इस एज तक आते आते जैसे वो 11-12 साल का हो जाएगा तो जो भय होता है, फियर है, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। वो भूत प्रेत से नहीं डरेगा, फेल होने का डर नहीं रहेगा, उसे मजाक बनने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, धीरे धीरे कमी आने लगती। वहीं अगर बच्चा 6-7 साल का होता है तो उसे थोड़ा सा मजाक बनने का डर रहता है, बहुत चीज़ों का डर रहता है, लेकिन इस एज में धीरे धीरे वो डर कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रेम और स्नेह का विस्तार। इस एज में क्या है कि प्रेम जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है अपनों से। जैसे भाई बहन से स्नेह बढ़ जाएगा क्योंकि उनके साथ डेली खेल रहे हैं, रह रहे हैं उनके साथ, तो उनके प्रति स्नेह है वो बढ़ जाएगा। मित्रों जो उनके दोस्त होंगे उनके प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वो बढ़ेगा बच्चों का। जानवर अगर कोई पाल रखा है उन्होंने तो उसके प्रति जो है वो प्रेम और स्नेह का विस्तार होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। कि पहले तो संवेगों पर नियंत्रण रखेगा, सबके सामने नहीं रोएगा, सबके सामने अपने संवेग नहीं दिखाएगा। दूसरों संवेगों में शिष्टता, कि सीधे सीधे क्या करेगा, जो नकारात्मक संवेग है उन्हें सीधे प्रकट नहीं करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से करेगा, जैसे मुंह फुला लिया, बात ना करना, ऐसे करके दिखाएगा। तीसरा भय में कमी हो जाती है, डरता थोड़ा कमी है बच्चा इस एज में। ठीक है, डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और चौथा है कि प्रेम और स्नेह का विस्तार होगा उसके, जैसे भाई बहन से प्रेम दिखाएगा, अपने मित्रों से, जानवरों से प्रेम दिखाएगा। तो ये सारे इमोशनल डेवलपमेंट है बाल्यावस्था में। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में भाषा विकास, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बाल्यावस्था में। यानी कि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है तो उसमें भाषा विकास कैसे होता है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है। तो देखिए मनोविज्ञानकों ने भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था कहा है बाल्यावस्था को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लेगा कि मनोविज्ञानकों ने किस अवस्था को भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था कहा है, तो वो बाल्यावस्था को कहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो गलत शब्द होते हैं वो बच्चे ने सीख लिए, गालियाँ वगैरह सीख ली, तो फिर वो हमेशा देता रहेगा, फिर उसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत संवेदनशील अवस्था होती है ये भाषा सीखने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें भी
इस अवस्था में वो सीख सकता है, क्योंकि उसका दिमाग इस एज में बहुत तेज़ी से काम करता है। तो अगर आप 2 भाषाएं सिखाना चाहते हैं बच्चे को, 3 भाषाएं सिखाना चाहते हैं, तो इस एज में अगर आप सिखाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा चीज़ों को। तो इसलिए ये भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था कहा गया है। अब इसमें क्या है कि व्याकरण का शुद्ध उपयोग जो है वो बच्चा करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही परिवार में जैसे बोला जाता है तो उस तरीके से बोलना शुरू करेगा। विद्यालय में अगर सिखाया जाएगा तो व्याकरण का कई तरीके से शुद्ध उपयोग करना वो धीरे धीरे करके सीखता है। दूसरा, अमूर्त शब्दों की समझ, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो उसने देखे नहीं है, जैसे ईमानदारी हो गया, सत्य हो गया, वीरता हो गई, उसने बस सुने हैं इन शब्दों का कि इनका मतलब क्या होता है, तो उनकी भी समझ हो जाएगी। अगर बोला जाएगा कि ईमानदारी दिखाओ तो वो समझ जाएगा कि ईमानदारी से इनका क्या मतलब है, या वीरता दिखाओ तो उन्हें समझ में आ जाएगा बच्चों को कि वीरता से इनका क्या मतलब है। तो अमूर्त शब्द जो होते हैं उसकी भी समझ बच्चों को हो जाती है इस एज में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लिखित भाषा का विकास। इस एज में जो बच्चा है वो चीज़ों को जैसे पढ़ने लगता है तो वैसे ही वो लिखने भी लगेगा। जो लिखित भाषा है उसका भी बहुत अच्छे से विकास होगा, वो अपनी बातों को लिखकर प्रकट करने लग जाएगा। तो बाल्यावस्था के अंत तक ये चीज़ आ जाती है कि बच्चा अच्छे से अपनी चीज़ों को लिखकर प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे के अनुसार बच्चा आत्म केंद्रित भाषा को छोड़कर सामाजिक भाषा की ओर बढ़ता है, दूसरों की बात सुनता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो देखिए पियाजे के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने इस एज में बोला कि बच्चा आत्म केंद्रित भाषा पहले यूज़ करता है जब वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आता है वो आत्म केंद्रित भाषा को छोड़कर सामाजिक भाषा यानी कि सोशलाइज्ड स्पीच की ओर बढ़ता है, यानी कि वो दूसरों की बात सुनेगा और उस पर प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है आत्म केंद्रित भाषा में क्या होता है कि जब आप देखते होंगे छोटा बच्चा है, कोई शैशवावस्था में है या बहुत छोटा बच्चा है, तो वो अपने में ही बातें करता रहता है, कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, अपने आप से ही बातें करता है। तो उस भाषा को पियाजे ने आत्म केंद्रित भाषा का है, यानी कि यूगोसेंट्रिक स्पीच का है, कि बच्चा जब अपने आप से बात करता है तो उस भाषा को आत्म केंद्रित भाषा कहा जाता है। तो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है या छोटा होता है तो वो आत्म केंद्रित भाषा का यूज़ करता है, अपने आप से ही बातें करता है, और वही उसके विकास का एक वो होता है कि अपने भाषा विकास वो इसी तरीके से करता है। लेकिन जब तक वो बाल्यावस्था में आता है तो वो आत्म केंद्रित भाषा यानी कि अपने से बातचीत करना बंद कर देता है और धीरे धीरे करके वो सामाजिक भाषा की ओर बढ़ता है, यानी कि सोशलाइज स्पीच की ओर बढ़ता है। अब वो क्या करेगा? दूसरों की बातें सुनेगा और अपनी बातें दूसरों को देगा। ठीक है, मतलब दूसरों से करेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगी उन बातों पर। ठीक है, तो दोनों को समझ में आ गया। आत्म केंद्रित भाषा क्या होती है? जब अपने आप से बात करेगा। सामाजिक भाषा क्या होती है? जब वो दूसरों से बात करेगा और दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो ये पियाजे ने कहा है बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि बाल्यावस्था में ही बच्चा क्या करता है? आत्म केंद्रित भाषा की जगह सामाजिक भाषा का यूज़ करता है। और इसमें लास्ट पॉइंट है कि इसमें विद्यालय, पास पड़ोस, घर परिवार का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस एज में बच्चा जो भाषा सीखता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? एक तो विद्यालय का पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसका पड़ता है? घर का पड़ता है, कि आपके घर में कैसे बात की जा रही है, आपके परिवार में कैसे बात की जा रही है। अगर आपके परिवार में कोई बड़ा गालियाँ देकर बात करता है या उल्टा सीधा बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस एज में कोई भी बड़ा है बच्चों से उतने ही अच्छे से बात करेगा। अगर आपके घर में कोई गालियाँ नहीं देगा तो बच्चा भी गालियाँ नहीं सीखेगा, वो जल्दी गाली नहीं देगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विद्यालय, पास पड़ोस, घर परिवार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा विकास में बच्चे का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना कि बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होता है। पहला तो ये है कि भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था है। दूसरा, इसमें क्या करेगा बच्चा? व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना शुरू कर देगा। अमूर्त शब्दों की समझ हो जाएगी, जैसे ईमानदारी हुआ, सत्य हुआ, वीरता हुआ। लिखित भाषा का बहुत अच्छा विकास होने लगता है इस एज में। और पियाजे ने कहा कि बच्चा इसमें आत्म केंद्रित भाषा की जगह सामाजिक भाषा का यूज करना शुरू कर देता है। और इसमें क्या होता है कि विद्यालय, पास पड़ोस और घर परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा सीखने में। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके बाल्यावस्था में भाषा विकास में। अब देखिए, नोट है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अब देखिए, जब भी मैंने शैशवावस्था में भी आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए थे, इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, आप सीधा सीधा समझ जाएं कि इसमें बाल्यावस्था की बात हो रही है। अब मैंने क्या करा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होता है। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। अगर इसमें प्रारंभिक या उत्तर करके नहीं आएगा ऑप्शन में तो सीधा सीधा आप बाल्यावस्था लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की कोई वो पूछ ली कैरेक्टरिस्टिक्स या उत्तर बाल्यावस्था की पूछ ली, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखिए, इसमें पहला आपका पूर्व स्कूल अवधि यानी कि प्री स्कूल पीरियड। तो ये किसे कहेंगे? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे। मतलब स्कूल जाना बच्चा कब स्टार्ट करता है? तो जब लगभग वो 4, 5, 6 साल का होता है तब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो ये किस में आएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था में आएगा। खिलौना की आयु यानी कि टॉय एज जो होता है वो किस अवस्था को कहते हैं? तो वो भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। तीसरा है अन्वेषणात्मक अवस्था यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज, यानी कि अन्वेषण मतलब कई चीज़ की खोज करना है, किसी चीज़ को मतलब प्रश्न करना, ये सारी चीज़ें करना। तो ये भी बच्चा किस में करता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में करता है। फिर है पूर्व गैंग आयु, यानी कि बच्चा स्कूल तो जाना शुरू कर देता लेकिन वो अपने दोस्त
एक ही याद उसके होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ग्रुप बना के रह रहा हो, बहुत सारा गैंग बना के रह रहा हो। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को नहीं मिलता, इसलिए गैंग आयु बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था को, और पूर्व गैंग आयु किसे बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को। तो ये पॉइंट याद हो गया होगा आपको कि पूर्व गैंग आयु किसे कहेंगे, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को, और गैंग आयु किसे बोलेंगे, तो वो कहेंगे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नशील अवस्था, यानी कि बच्चा बहुत सारे प्रश्न कर रहा है चीज़ों को कि ये वाला जो बैलून है वो ऊपर कैसे चला जा रहा है, ये नीचे कैसे हो रहा है, ये गेम में ये ऐसे कैसे भाग रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न करेगा। तो प्रश्नशील अवस्था भी किसे कहा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था तक तो कई प्रश्नों के उत्तर तो वो खुद ही ढूंढ लेगा, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ पाता, इसलिए इसे प्रश्नशील अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नकल करके सीखने की अवस्था, कि बच्चा क्या करेगा, नकल करेगा आपकी और सीखने की कोशिश करेगा। जैसे आप गैस चालू कर रहे हैं तो लाइटर का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, नकल करके सीखने की कोशिश करेगा कि कैसे हम भी चालू कर लें। आप नल चलाएंगे, अब मान लीजिए नल आपसे चल जा रहा है, बच्चे से नहीं चल रहा, तो बच्चा वैसे ही कोशिश करेगा जैसे आप नल चला ले रहे हैं। तो नकल करके सीखने की अवस्था भी कौन सी कहलाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रता, ये भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जाता है। अगर ये पॉइंट आएगा तो आप लिख सकते हैं कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है संकेतात्मक कार्य। संकेतात्मक कार्य में क्या होता है कि बच्चा क्या करेगा, चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहने लगेगा या उनका यूज करने लगेगा। तो ये संकेतात्मक कार्य होते हैं, ये भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं। फिर तीसरा जिज्ञासा की अवस्था, यानी कि क्यूरियोसिटी एज, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बच्चों को किसी चीज़ को लेकर, तो यही भी किस में देखने को मिलता है, तो ये भी आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक अवस्था, यानी कि क्रिएटिव एज। इसमें बच्चा कुछ ना कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करेगा, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी ले लेगा, उससे घर बनाने की कोशिश करेगा, या कोई टूटी फूटी चीज़ होगी उसे जोड़ने की कोशिश करेगा। तो रचनात्मक अवस्था भी किसे कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जीववाद। जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चा ये क्या करता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जैसे कि उसे गुड़िया दिख गई, बादल दिखे, रात में वो सो रहा है तो चंद्रमा को देख रहा है, चांद को देख रहा है, तो मम्मी है स्टोरी सुना रही चांद के बारे में, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है उस समय, वो बच्चा ये नहीं समझ रहा कि ये निर्जीव है, वो ये समझ रहा है कि सजीव है, कि सच में चंदा मामा रहते हैं, ठीक है, चंदा मामा सच में इधर से उधर घूमते हैं, तो बच्चा उन्हें सजीव मानता है। तो इसी को जीववाद कहा गया कि बच्चा इस चीज़ में कुछ भी निर्जीव नहीं समझ रहा है। अगर उसे स्टोरी आप सुनाओगे तो वो यही समझेगा कि ये चीज़ सजीव है। वो गुड्डा गुड़िया का जो खेल खेल रहा है बच्चा, वो यही समझ रहा है कि वो सजीव है, उनमें जान है, समझ रहे हो। तो ये जीववाद है। नेक्स्ट है भाषा की संवेदनशील अवधि। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि भाषण की संवेदनशील अवधि भी किसे कहेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वायत्तता बनाम संकोच एवं संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो देखिए ये क्या है, एक इरेक्शन है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जब मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हम जब पढ़ेंगे तो उसी का एक चरण है स्वायत्तता बनाम संकोच एवं संदेह। तो ये जो अवधि है जिस अवधि में ये आता है तो वो बाल्यावस्था की अवधि में ही आता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही स्वायत्तता बनाम संकोच एवं संदेह की अवधि आपको देखने को मिलेगी। इसके अनुसार होता क्या है कि खुद से हर काम बच्चा करना चाहता है। बच्चा क्या करेगा, अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा है, उसे सब चीज़ों में छूट चाहिए। आप उस चीज़ को टोकेंगे तो वो उसे पसंद नहीं आता, वो हर चीज़ को खुद करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, खुद से ही हर काम करेगा। लेकिन अगर आप उसे डांट देंगे तो उसे शर्म आ जाएगी या खुद पे वो संदेह करने लगेगा। तो इसलिए इस अवस्था को स्वायत्तता बनाम संकोच एवं संदेह नाम दिया गया है। किसने दिया है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था इरिक्सन ने। तो इरिक्सन ने ही ये पॉइंट दिया है, तो ये अच्छे से याद कर लेना कि स्वायत्तता बनाम संकोच एवं संदेह किस एज में आता है, तो बाल्यावस्था में आता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। कि बच्चा हर काम स्वयं करना चाहता है, अगर आप उसे डांट देंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, शर्म आ जाएगी या संदेह करने लगेगा अपने आप। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के थे, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के थे। अब हम जो पॉइंट्स की बात करेंगे वो उत्तर या मध्य बाल्यावस्था में देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 से लेकर 12 की एज में जो भी चीज़ें होंगी वो इस एज में देखने को मिलेंगी। इसमें पहला आएगा आपका गैंग एज। तो हमने पढ़ा कि गैंग एज किस में आएगा, उत्तर बाल्यावस्था में आएगा, यानी कि बच्चा 6 से 12 का हो जाएगा तब आएगा गैंग एज। और पूर्व गैंग एज हमने किस में पढ़ा था, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में पढ़ा था, वो 2 से 6 के बीच में आ जाएगा। फिर खेल आयु, उसमें हमने खिलौना की आयु पढ़ी थी, उसमें बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। लेकिन उत्तर और मध्य बाल्यावस्था में क्या है, खेल आयु कहते हैं। अगर पूछ ले कि खेल आयु किसे कहेंगे, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर खिलौने से खेलना बंद कर देता है। अब वो ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सारे खेलने लग जाएगा। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में आता है। खिलौना आयु आएगा तो किस में आएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगर खेल आयु पूछेगा, गेम एज पूछेगा, तो वो किस में आएगा, तो वो उत्तर या मध्य बाल्यावस्था में आएगा। फिर तीसरा पॉइंट है तार्किक सोच। तो बच्चा तार्किक रूप से कब सोचना स्टार्ट कर देता है, तो
तो मध्य या उत्तर बाल्यावस्था में वो तार्किक सोच उसके अंदर आ जाती है, वो हर चीज़ में तर्क वितर्क करना शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं पर प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिवर्सिबिलिटी, ये किस में आता है? तो ये भी मध्य या उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। प्रतिवर्ती क्रिया देखने को प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी मिलता है, लेकिन कई हद तक उसकी जो अवधारणा है वो क्लियर किस में होती है? तो वो आपकी क्लियर होती है बच्चों की मध्य या उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिश्रम बनाम हीनता। ये भी इरेक्शन ने दिया है, ये भी उनका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसी का एक चरण है परिश्रम बनाम हीनता। तो याद रखना कि ये इरेक्शन ने दिया था। इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए तो वो परिश्रम करता है, वो अच्छे से परिश्रम करेगा, उसे पाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसे डिमोटिवेट कर दें या मोटिवेट ना करें तो बच्चा अपने आप को हीन महसूस करता है। तो इसलिए इस अवस्था को कहा गया परिश्रम बनाम हीनता। अगर बच्चा कोई खोज कर रहा है, उसने मिट्टी खोदनी स्टार्ट कर दी, वो सोच रहा है कि अंदर कुछ निकलेगा या कुछ होगा इसके अंदर, तो अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा और खोद डालेगा उस चीज़ को, ठीक है, और अंदर जाने की कोशिश करेगा कि क्या है इसके अंदर, ये क्या चीज़ है, ये क्या निकल रहा है। लेकिन अगर आप उसे डिमोटिवेट कर देंगे, उसे डांट देंगे तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये किस में देखने को मिलता है? तो मध्य व उत्तर बाल्यावस्था में ये पॉइंट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भार, संख्या तथा क्षेत्रफल की समझ। तो इस एज में जब बच्चा आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, तो इस टाइम तक उसे वजन की अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, संख्या की उसे जानकारी हो जाती है और क्षेत्रफल की समझ भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि भार, संख्या व क्षेत्रफल की समझ बच्चे में कब आ जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में इन चीज़ों की समझ आ जाती है। ठीक है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1 से 5 तक तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सारे चैप्टर उनके मैथ में देखने को मिलते हैं, भार, संख्या या क्षेत्रफल की समझ। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि भार, संख्या और क्षेत्रफल की समझ भी बच्चों में आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था तक। फिर लास्ट पॉइंट है सुषुप्त अवस्था। अब सुषुप्त अवस्था क्या होती है कि फ्राइड ने क्या कहा है? फ्राइड ने ये चीज़ दी थी, सुषुप्त अवस्था कहा था उत्तर बाल्यावस्था को या बाल्यावस्था को। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं वो सुस्त रहती हैं, बच्चा उन चीज़ों में नहीं पढ़ता। बच्चा इसमें किस में पढ़ेगा? तो शैक्षिक चीज़ों में पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई के ऊपर जाएगा या गेम के ऊपर जाएगा कि गेम वगैरह खेलने लग जाएगा, उसमें फोकस करेगा। लेकिन वो क्या करेगा? सेक्सुअल ड्राइव्स में इतना फोकस नहीं करेगा, इसलिए इसे सुषुप्त अवस्था कहा है। किसने कहा है? तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है। तो ये पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेना कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में आते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं वो मध्य व उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। मध्य आप याद नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर बाल्यावस्था याद रखना। पहला मध्य प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। कौन कौन से पॉइंट्स उत्तर बाल्यावस्था में उन्हें याद रख लेना, कौन कौन से पॉइंट्स प्रारंभिक बाल्यावस्था में उन्हें याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी किशोरावस्था के ऊपर आएगी। बाल्यावस्था हमने पढ़ लिया, जो तीसरी स्टेज है वो किशोरावस्था है, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास। तो अच्छे से इन पॉइंट्स को याद करें, समझ जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर करें। और बोट वगैरह का भी ऑप्शन आता है, मैं देखता हूँ आता है मेरे पास, तो आप बोट वगैरह भी कर सकते हैं, हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को, तो जरूर करें, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा इससे। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।